Hello student, I am Prachi. Welcome to this channel. Today's our topic is Basic Electrical Engineering MCQs. So in this video, we see the objective type questions on basic topics of electrical engineering. So these questions are important for AE/JEE exams, also the technical test. So now here we start. First question is, which of the following elements of electrical engineering cannot be analyzed using Ohm's law? इनमें से ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो कि एनालाइज नहीं किया जा सकता यूजिंग ओहम्स लॉ? ऑप्शन है यहाँ पे कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर एंड रेजिस्टेंस. सो ऑप्शन सी जो है ट्रांजिस्टर, ये एक यूनिलैटरल डिवाइस है और यूनिलैटरल डिवाइस ये एनालाइज नहीं किया जा सकता यूजिंग ओहम्स लॉ. So because of this, option C is the correct answer. Now moving towards second question, what is the constant for a charged spherical shell according to the basic electrical energy? इनमें से ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जो कि चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड द स्फेरिकल शेल. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड आउटसाइड एंड इनसाइड द स्फेरिकल शेल. सो ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जो कि चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी? So option B is correct, that is the electrical potential inside the spherical shell. इसके पहले का मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर पूरे MCQ जो थे वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड MCQs थे और वो उसके आंसर भी मैंने एक्सप्लेन किए थे कि ऐसा आंसर क्यों आया है. सो आप वो वीडियो भी देख लीजिए. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू KVL मस्ट बी ज़ीरो? अकॉर्डिंग टू KVL मस्ट बी ज़ीरो मतलब कौन सा इनमें से जीरो होता है अकॉर्डिंग टू KVL? अब KVL का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. यहाँ पे हमें इसके नेम से ही पता चलता है कि V है मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है. तो वोल्टेज लॉ में क्या होता है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस क्या होती है? ज़ीरो होती है. सो अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन क्लोज लूप मस्ट बी ज़ीरो. दैट इज़ द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. Question number 4 is, how does induced EMF in DC motor react to supply voltage? How does induced EMF in DC motor react to supply voltage? DC मोटर में जो EMF इंड्यूस होता है वो सप्लाई वोल्टेज के ऊपर कैसे रिएक्ट होता है? इट विल एट द सप्लाई वोल्टेज, इट विल बी डबल द सप्लाई वोल्टेज, इट विल अपोज द सप्लाई वोल्टेज और इट विल बी हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज. तो ये जो EMF इंड्यूस होता है ये क्या करता है कि सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ. ये हमें पता है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो EMF इंड्यूस होता है वो सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज द इट विल अपोज द सप्लाई वोल्टेज. ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्किट in electrical engineering cannot be analyzed using Ohm's law? This question is same as the question number 1, that is the मतलब वहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिए थे कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर. तो यहाँ पे हमने डिवाइस के नेम लिए हैं मतलब कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन यूनिलैटरल, बायलैटरल, लीनियर और कंडक्टर. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट बिकॉज ट्रांजिस्टर इज़ ए यूनिलैटरल. वहाँ पे हमने यूनिलैटर पे मतलब ट्रांजिस्टर पे टिक किया था. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिलैटरल इज़ द करेक्ट आंसर. यूनिलैटरल जो डिवाइसेस होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उसे हम एनालाइज नहीं कर सकते यूजिंग ओहम्स लॉ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट डज पॉजिटिव पावर इन एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इंडिकेट? जो पॉजिटिव पावर होता है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में वो क्या इंडिकेट करता है? एलिमेंट्स इज एब्जॉर्बिंग पावर, एलिमेंट्स इज सप्लाइंग पावर, एलिमेंट्स में ऑब्जॉर्ब और सप्लाई पावर. ऑप्शन डी इज एलिमेंट्स इज नाइदर ऑब्जॉर्बिंग नॉर सप्लाइंग पावर. सो जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? तो वो सप्लाइंग पावर इंडिकेट
नहीं करते, वो ऑब्जर्विंग पावर इंडिकेट करते हैं। मतलब कि जो पॉजिटिव पावर होता है, व्हाट डज पॉजिटिव पावर इन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इंडिकेट? एलिमेंट्स इज ऑब्जर्विंग पावर, वो इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग current is drawn by the primary circuit of an ideal transformer when the secondary is open? Which of the following current is drawn by the primary circuit of an ideal transformer? जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें अगर सेकेंडरी ओपन हो तो करंट को ऐसा ड्रॉन होता है प्राइमरी सर्किट में। सेकेंडरी करंट, लीकेज करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड वर्किंग ऑन करंट, इनमें से कौन सा करंट ड्रॉन होता है जबकि आइडियल ट्रांसफार्मर हो और सेकेंडरी उसका ओपन हो? तो इसका आंसर है मैग्नेटाइजिंग करंट। वह है मैग्नेटाइजिंग करंट बिकॉज इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर व्हेन सेकेंडरी इज ओपन देयर मीन्स देयर इज नो लोड और करंट इज नॉट फ्लो इन सेकेंडरी, सो ओनली द करंट इज फ्लो इन प्राइमरी सर्किट और प्राइमरी वाइंडिंग एंड देयर इज ओनली द इंडक्टर, सो there is the only magnetizing current. Now next question is which of the following according to the fundamentals of electrical engineering is correct about the induced EMF in primary of transformer? It is the ratio of primary turns to EMF induced per turn. It is the product of primary turns and EMF induced per turn. It is the ratio of secondary turns to EMF induced per turn. It is the product of secondary turns and EMF induced per turn. अब ये रेशो किसका होता है? प्राइमरी टर्न्स का होता है, मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स होते हैं उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे टर्न्स लिया है और जो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है वो लिया है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट द इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी टर्न्स एंड ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न because number of primary turns, that is the N1, it is the ratio of induced EMF in the primary to the EMF induced per turn, इसका ये रेशियो होता है। इसके वजह से ये जो EMF इन प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर होता है ये प्रोडक्ट होता है प्राइमरी टर्न्स एंड EMF induced per turn. Now next question is which of the following is a correct representation of peak value in an AC circuit? इनमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है पीक वैल्यू का एसी सर्किट में? आरएमएस वैल्यू अपॉन पीक फैक्टर, आरएमएस वैल्यू इनटू फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू अपॉन फॉर्म फैक्टर एंड आरएमएस वैल्यू इनटू पीक फैक्टर। सो इनमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज द आरएमएस वैल्यू इनटू पीक फैक्टर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड पीक फैक्टर। So peak value in AC circuit is the RMS value, मतलब product of RMS value and peak factor. Because peak factor जो होता है वो RMS value और peak value का रेशियो होता है और peak factor को ही हम क्रिस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। अगर आपको peak factor पूछा जाए तो आप रेशियो बताना peak value और RMS value का, मतलब it means peak factor it is nothing but the ratio of peak value and RMS value or RMS value and peak value, and the peak value is called as product of RMS value and peak factor. Now question number 10 is how many cycles will an AC signal make in 2 seconds if its frequency is 100 Hz? AC सिग्नल में 2 सेकेंड में कितने साइकिल्स होंगे जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी 100 Hz हो? So here frequency and the t is given, and frequency it is the ratio of number of cycles and the time t second. So here frequency is given, so we calculate the number of cycles. So number of cycle is equal to the frequency into time, that is the 100 into 2. So option D is correct, that is the 100 into 2 is the 200. Option D is correct answer. Frequency it is the ratio of number of cycle and time. So number of cycles we calculate, so here we product of frequency and t, we give the product of frequency and time, so we calculate the number of cycle, that is the 200. Option D is correct answer. Now question number 11 is what kind of quality is an electric potential?
जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी ये तो हमें पता ही है क्योंकि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जिसे होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। द क्वांटिटी विच ऑफ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इट इज कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटी, बट ओनली हैव द magnitude that is called scalar quantity, and electrical potential it is the scalar quantity. Now next question is, what will be the direction of the drift velocity of electrons change with respect to the electric field? Same as that of electric field, opposite to that of electric field, perpendicular to that of electric field in a positive direction and perpendicular to that of electric field in negative direction. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन या परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज द अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 13 इज, व्हाट डू क्राउडेड लाइन ऑफ फोर्स इंडिकेट? क्राउडेड लाइन्स जो होती है फोर्स की वो क्या इंडिकेट करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वीक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो लाइन्स होती है फोर्स की वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो नहीं होते, और जो क्राउडेड होती है तो वो स्ट्रॉन्ग ही होंगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इन ए 200/1000 voltage transformer if the EMF per turn is 10 volt? एक क्वेश्चन जो है वो हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था उससे रिलेटेड है। मतलब वहाँ पे हमने देखा था कि EMF इंड्यूस प्राइमरी टर्न्स टू द इंड्यूस EMF पर टर्न, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होता है। सो द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स आर 200 एंड द EMF पर टर्म इज 10 volt. So 200 divided by 10 volt, that is the 20. Option C is correct. Now next question is, which of the following is correct about direct current? इनमें से कौन सा करेक्ट है डायरेक्ट करंट के लिए? अबाउट द डायरेक्ट करंट, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज 0, कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लार्ज डिस्टेंसेस विथ लेस लॉस इन पावर, फ्लोज इन वन डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट क्या एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्या उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है? और ऑप्शन सी है, कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लार्ज डिस्टेंस विथ लेस लॉस इन पावर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ये लार्ज डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट होता है और उसमें लॉसेस भी कम होते हैं, मतलब पावर लॉसेस भी कम होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who witnessed the effect of magnetism for the first time? So option A is correct, that is the Hans Christian Ørsted. Option A is correct. Effect of magnetism for the first time, that is the Hans Christian Ørsted. Next question is, which of the following according is correct about the electric conductivity? It is the ratio of current density to the electric field. It is the product of current density and electric field. It is the ratio of electric field to the current density, or it is the reciprocal of the product of current density and electric field. So according is correct about the electric conductivity is that it is the ratio of current density to the electric field. Electrical conductivity, it is the ratio of current density to the electric field. Now next question is, what is responsible for the current to flow? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मतलब करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस के, या फिर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेसिक लेवल का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ how many directions can the electric field at a point have?
हाउ मेनी डायरेक्शन कैन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट हैव? सो देर इज ओनली वन डायरेक्शन. द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट हैव मतलब वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, पॉइंट होती है. Because electric field, it is a vector quantity and it has a direction, and there is a only one direction, that is the electric field lines. Now next question is according to मतलब ये नेटवर्क एनालिसिस पे बेस्ट क्वेश्चन है. फाइंड द करंट इन दिस सर्किट. फाइंड द करंट इन दिस सर्किट इफ टोटल रेजिस्टेंस आर इज 60 ओहम. अब यहाँ पे टोटल ओहम रेजिस्टेंस हम भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम. यहाँ पे डायग्राम में हमें दो रेजिस्टेंस दिए हैं, 20 ओहम का और एक है 40 ओहम का. और यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन है कि 60 ओहम रेजिस्टर है. तो वो भी हम देखते हैं कि इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 60 ओहम है एंड वोल्टेज भी यहाँ पे हमें दे रखा है 120 वोल्ट. तो करंट तो निकालना हमारे लिए ईजी हो गया अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. V इज इक्वल टू I इंटू R. So I is equals to V by R. So V is 120 upon 60, that is the 20. No, 20 not a 20, it is a 2 ampere. 0 0 get cancelled. Now next question is 21. In a series circuit, which of the parameter remain constant across all circuit elements such as resistor, capacitor and inductor etc. सो जो सीरीज सर्किट होता है, सो इनमें से ऐसा कौन सा पैरामीटर होता है वो कांस्टेंट रहता है ऑल सर्किट एलिमेंट्स, मतलब कि सच एज रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर. वोल्टेज, करंट, बोथ वोल्टेज एंड करंट और नाइदर वोल्टेज और नॉर करंट. सो ऑप्शन बी इज करंट. मतलब सीरीज सर्किट में जब पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं ऑल सर्किट एलिमेंट्स सच एज कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तब जब करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है. करंट इज सेम अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स एंड वोल्टेज इज सम ऑफ द वोल्टेजेस. मतलब कि वोल्टेज का सम होता है और करंट सेम रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्टेज अक्रॉस द 60 ओहम रेजिस्टर इज ब्लैंक. फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 60 ओहम रेजिस्टर. यहाँ पे हमें ये जो 60 ओहम रेजिस्टर दिख रहा है उसके अक्रॉस में करंट जो है हमें फाइंड करना है. वोल्टेज अक्रॉस द 60 ओहम रेजिस्टर, फाइंड द वोल्टेज नहीं, वोल्टेज हमें फाइंड करना है. और यहाँ पे हमें टोटल वोल्टेज दिया गया है, सप्लाई वोल्टेज जैसे 120 वोल्ट एंड दो रेजिस्टर दिए हैं 60 ओहम एंड 40 ओहम. बट हमें जो वोल्टेज कैलकुलेट करना है वो अक्रॉस द 60 ओहम कैलकुलेट करना है. तो हम पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का सम करेंगे. ऐसा करके हम कोई भी सर्किट कैलकुलेट कर सकते हैं. बट यहाँ पे क्या है कि ये शॉर्ट सर्किट है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है और जबकि शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ का वोल्टेज 0 होता है. तो यहाँ पे ये वोल्टेज जो है अक्रॉस द 60 ओहम ये 0 वोल्ट होगा. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 6 ओहम रेजिस्टर इन गिवन सर्किट. अब इस सर्किट में 3 रेजिस्टर्स है, 12 ओहम, 6 ओहम एंड 15 ओहम. also the supply voltage is also given, that is the 150 वोल्ट. और हमें यहाँ पे क्या करना है कि वोल्टेज कैलकुलेट करना है अक्रॉस द 6 ओहम. इस 6 ओहम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो इसमें क्या करेंगे हम, अब जो ऑल रेजिस्टेंस है उसका सम करेंगे. सो the sum of all 3 voltages, that is the 6 plus 15 plus 120, not a 120, that is the 12 ohm, 6 ohm and 15 ohm. So the 12 plus 6 plus 15 is 33 ohm and the voltage is 150 volt. So जब हम voltage डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V बाय R. बट हमें क्या करना है कि वोल्टेज फाइंड आउट करना है अक्रॉस द 6 ओहम. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा I है, I क्या है हमारा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज़ दी 150 डिवाइडेड बाय 33. 33 कैसे आया, 12 प्लस 6 प्लस 15 मतलब 150 डिवाइडेड बाय 33 वोल्ट. ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा करंट.
अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, 6 ओम, उसके अक्रॉस का हमें वोल्टेज निकालना है ना, तो हमें वो रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा। और जो हमारा वोल्टेज है दैट इज़ द टोटल वोल्टेज, दैट इज़ द 150। बट हमने यहाँ पे क्या किया है कि करंट को हमने ले रखा है 150/33 and multiplied by 6 because the voltage across the 6 ohm. Here see V is equals to I into R. So ये हुआ हमारा ओहम्स लॉ। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है V अक्रॉस दी 6 ओहम। तो हमने I निकाल रखा है। I क्या निकाला है हमने, 150 डिवाइडेड बाय 33। सो इससे हमें क्या मिला, ये हमने I कंसिडर किया। 33 दैट इज़ द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज़ द करंट। सो ये हमारा करंट हो गया। सो इसे हमने करंट कंसिडर करके उसके अंदर क्या किया कि रेजिस्टेंस को उससे मल्टीप्लाई किया। अब रेजिस्टेंस कौन सा है, 6 ओहम रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसीलिए हमने इस वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई किया। तो हमें क्या मिला, वोल्टेज मिला। सो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन सी, दैट इज़ द 27.27 वोल्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। Now question number 25 is, if there are two bulbs connected in series and one bulb is blows out, what happen to the other bulb? अगर दो बल्ब हमने सर्किट सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं और उसके अंदर का मतलब उनमें से एक बल्ब अगर ब्लोज आउट हो जाता है, बंद हो जाता है, तब क्या होगा, तो कैसी कंडीशन आएगी, क्या अदर बल्ब कंटिन्यू ग्लो होता रहेगा सेम ब्राइटनेस से, या जो अदर बल्ब है वो स्टॉप होगा। ऑप्शन सी है, द अदर बल्ब ग्लोज विथ इंक्रीज्ड ब्राइटनेस, उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज्ड होगी। एंड ऑप्शन डी है, द अदर बल्ब ऑल्सो टर्न आउट। अगर सीरीज में एक बल्ब बंद हो गया है तो सेकेंड बल्ब भी क्या होगा, स्टॉप होगा, वो भी ग्लो नहीं करेगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ द करंट इन दिस सर्किट इज़ 5 एम्पियर? अगर इस सर्किट में करंट 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है तो ये एक्स की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे हमें करंट भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो टोटल वोल्टेज इज़ 150 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओहम है एंड 5 ओहम है, और करंट है हमारा 5 एम्पियर। सो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, करंट और वोल्टेज गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर टोटल वोल्टेज इज़ 150 वोल्ट एंड द करंट इज़ 5 एम्पियर। सो वी हियर गिव द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दैट इज़ द 5 into 10, 50, then 5 into 5 that is the 25 plus 5 into x। ऐसा हम करेंगे और 150 ये हमारा वोल्टेज है, और हम यहाँ पे लेंगे प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दैट इज़ दी 5 into 10 plus 5 into 5 plus 5 into x। जब ये आएगा पूरा कैलकुलेट करके, मतलब 5 into 10 दैट इज़ दी 50 plus 5 into 5 that is the 25 plus 5x। Hence 150 is equal to, that is 150 volt is equal to 10 into 5 that is the 50 plus 25 plus 5x। अब हमें क्या करना है कि 5x निकालना है, तो 150 माइनस 75 करेंगे, दैट इज़ दी 50 प्लस 25 75, 150 माइनस 75 divided by 5, so our x is 15 ohm। Option A is correct answer। Now the next question is, a voltage across a series resistor circuit is proportional to। सीरीज रेजिस्टर सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो किसके प्रोपोर्शन में रहता है? वोल्टेज अक्रॉस अ सीरीज रेजिस्टर सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू the amount of time the circuit was on for, the value of the resistance itself, the value of the other resistance in the circuit, the power in the circuit।
So here also use the Ohm's law, that is according to the Ohm's law voltage is called as voltage. It is the product of current and resistance. So voltage across a series resistor circuit is proportional to the value of resistance itself. Now next question is, many resistors connected in series will divide the voltage proportionally among all the resistors, divide the current proportionally, increase the source voltage in proportional to the value of resistors, और reduce the power to zero. जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, वो क्या होता है, बिकॉज सीरीज कनेक्शन में या सीरीज सर्किट में हमारा करंट जो होता है वो सेम होता है, वो जो वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंस को कट करता है. So option A is correct, that is divide the voltage proportionally among all the resistance. Option A is correct. Then question number next 29 is, what is the voltage measured across a series short? Infinite, 0, the value of the source voltage, and null. What is the voltage measured across a series short? So option B is correct, that is the 0. It means the wire is short and the potential difference is 0. So the voltage measured across the series short is also the 0. Now next question is, this is the last question. What happens to the current in the series circuit if the resistance is double? सीरीज सर्किट में करंट अगर डबल, व्हाट हैपन्स, करंट क्या होगा अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया सीरीज सर्किट में. सो क्या होगा कि जो करंट है वो हाफ होगा ओरिजिनल वैल्यू से, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड करंट ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा. जब रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट क्या होगा, हाफ होगा ओरिजिनल वैल्यू से. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल. थैंक यू.